गर्मी में गरीब बहू के ठंडे ठंडे चटपटे पानी पूरी। आहा हा मीना दीदी, क्या बात है, इस भयंकर गर्मी में आपके हाथों के ये ठंडे ठंडे और चटपटे पानी पूरी खाकर तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो जाती है। मजा आ गया पानी पूरी खाकर। दोपहर का समय है और सूरज आग उगल रहा है। भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच एक घने नीम के पेड़ के नीचे मीना अपना पानी पूरी का ठेला लगाए खड़ी है। ठेले पर 2-3 बड़े से मटके रखे, मटके के अंदर पानी पूरी के अलग अलग पानी रखे। ठेले के पास ग्राहकों की भारी भीड़ है। 2 कॉलेज की लड़कियां पसीने से तरबतर होकर ठेले के पास आती हैं और पानी पूरी खाती हैं। आहा हा, सच में दीदी आपकी पानी पूरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतना तीखा, इतना ठंडा, एकदम दिमाग ठंडा हो गया। एक काम कीजिए, मुझे 20 रुपए की और पानी पूरी दे दीजिए। लीजिए बहन जी, खाइए, गर्मी बहुत है। ये पुदीने और बर्फ वाला पानी तो पेट को एकदम ठंडा रखेगा। आखिर आप अपने इस चटपटे पानी में ऐसा क्या मिलाती हैं दीदी? हमारे पूरे गांव में ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू कर दिया हो आपने। इसमें कोई जादू नहीं है बहन जी, बस कुछ मसाले हैं और बहुत सारा संघर्ष है। रानी और कविता पानी पूरी खाकर चली जाती हैं और मीना दूसरे ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगती है। वहीं दूर खड़ी मोहल्ले की 2 औरतें मीना को हैरानी से देख रही थीं। अरे देख रही हो इसे? कुछ दिन पहले तो इसके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। हाँ बहन, सच कह रही हो। इसके पति के पास तो काम तक नहीं था और अब देखो अपना पानी पूरी का ठेला लगा रही है। मीना औरतों की बातें सुन लेती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। पर मीना के चेहरे की मुस्कान गायब होने के पीछे की वजह क्या थी? मीना अपने पानी पूरी में ऐसा क्या डालती थी जो लोग उसकी पानी पूरी के दीवाने थे, और उसने पानी पूरी का काम कैसे शुरू किया? ये जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की वजह से मीना के घर की टीन की छत भट्टी की तरह तप रही थी। वहीं मीना के घर के बाहर नल के पास पसीने में लथपथ होकर वो कपड़े धो रही थी। तभी उसका 7 साल का बेटा बबलू उसके पास आता है और भूख से रोने लगता है। मीना कपड़े धोना छोड़कर बबलू को संभालती है। रो मत बेटा, तू रोता है तो मेरी जान निकलती है। मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मीना जल्दी से रसोई में जाती है। रसोई के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। आटे के कनस्तर में एक चुटकी आटा नहीं था। चूल्हा बुझा पड़ा था। मीना निराश हो जाती है। बेटा, रसोई में कुछ नहीं है, तू थोड़ा सा सब्र कर ले। अभी तेरे पापा रिक्शा चलाकर आते ही होंगे। वो पैसे लाएंगे तो मैं तुरंत तेरे लिए बाजार से कुछ ले आऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी खाना है। पापा कब आएंगे? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूख की वजह से बबलू जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर चारपाई पर लेटी हुई उसकी दादी उर्मिला की नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठती है। पास ही दूसरी चारपाई पर ससुर रघुनाथ लेटे हैं, जो बीमारी की वजह से कमजोर हो चुके हैं और खांस रहे थे। अरे क्या हुआ मीना? बबलू क्यों इतना रो रहा है? उसे मेरे पास भेज दे। अरे बहू, बच्चों को नल से थोड़ा ठंडा पानी ही पिला दे। अरे भाई, इस जुलसाती गर्मी और खाली पेट ने बच्चे की जान ले लेनी है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें? बबलू बेटा, इधर आ, अपनी दादी के पास, हमें खेल खेलेंगे। उर्मिला बबलू का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी गोद में बैठाती है और खेल खिलाने लगती है। चलो खेलें, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। बबलू खेल में थोड़ा व्यस्त हो जाता है और रोना बंद कर देता है। बबलू और उर्मिला खेल रहे थे, तभी उनके घर के दरवाजे पर एक पुरानी साइकिल रिक्शा आकर रुकती है। मीना बहू, शायद विवेक रिक्शा चलाकर आ गया है, जाकर देख तो। मीना दरवाजे पर जाती है, तभी उसका पति विवेक रिक्शे से उतरता है। वो थकान और गर्मी से पूरी तरह चूर था। उसकी शर्ट पसीने से भीगकर शरीर से चिपक गई है। होठ प्यास से सूख गए हैं। वो हांफता हुआ घर के अंदर आता है। मीना विवेक को देखकर राहत की सांस लेती है और एक लोटा पानी लाती है। आप आ गए? आज तो आपने बहुत देर कर दी। सुबह से बच्चा भूख से तड़प रहा है। कितने पैसे कमाए आज? जल्दी दीजिए, मैं जाकर राशन ले आती हूँ। मीना की बात सुनकर विवेक का मुंह लटक जाता है। वो पानी का लोटा एक ही सांस में पीकर अपनी जेब में हाथ डालता है और कांपते हुए हाथों से कुछ सिक्के और नोट निकालता है। बस 30 रुपए ही कमा पाया हूँ मीना। क्या? सिर्फ 30 रुपए? इन 30 रुपयों में मैं क्या लाऊंगी? आटा लाऊंगी या चावल? घर में बच्चा सुबह से भूखा बैठा है। मैं क्या करूं मीना? मैं सुबह से रिक्शा लेकर चिलचिलाती धूप में चौराहे पर खड़ा था। इस भयानक गर्मी में सड़कों पर कोई सवारी ही नहीं निकली। जो 2-4 लोग थे वो ऑटो में चले गए। मेरे रिक्शे में कोई नहीं बैठा। ये 30 रुपए भी बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ी औरत को स्टेशन छोड़कर मिले हैं। उर्मिला विवेक की सारी बातें सुन रही थी। वो विवेक के हाथ से 30 रुपए ले लेती है और मीना को देती है।
तू विवेक पर गुस्सा मत कर बहू, वो बेचारा भी तो धूप में पसीना बहा कर आया है। ये 30 रुपए ले और जाकर राशन की दुकान से कुछ राशन ले आ। उर्मिला के समझाने पर मीना शांत हो जाती है और मोहल्ले की राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए चली जाती है। गर्मी की वजह से दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मीना पसीने से लथपथ दुकान पर पहुंचती है, तभी वहां उसकी बुआ सास लता राशन लेने के लिए आती है। लता ने सुंदर सी साड़ी पहनी थी। अरे मीना, तू यहाँ? और घर पर सब ठीक है ना? हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक है, मैं तो राशन लेने आई हूँ। मीना के हाथ में 30 रुपए देखकर लता मीना को नीचा दिखाने के लिए हंसती है। अरे मीना, तुम्हारे हाथ में क्या है? 30 रुपए? इस महंगाई में 30 रुपए लेकर तुम राशन की दुकान पर क्या खरीदने आई हो? 2-4 बिस्कुट या माचिस की डिबिया? बुआ जी, 30 रुपए भी बहुत होते हैं हम गरीब लोगों के लिए। समय समय की बात है, आज मेरे पति का वक्त खराब है, लेकिन हम लोग इज्जत की रोटी खाते हैं। काहे की मेहनत? वो रिक्शा भी तो हमारा ही है, जो मैंने दया करके उसे चलाने को दे रखा है। मैंने तो पहले ही समझा था तुम्हारी सास को कि अपने बेटे विवेक को मेरे बेटे मनीष के ऑफिस में चपरासी बना दो, कम से कम 2 वक्त की अच्छी रोटी तो नसीब होती, लेकिन तुम लोग माने नहीं। बुआ जी, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम भूख सह लेंगे, लेकिन किसी के तलवे नहीं चाटेंगे। तो रखो अपना स्वाभिमान अपने पास और चाटते रहो ये 30 रुपए। मीना की बात सुनकर लता पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप दुकानदार को 30 रुपए देती है और थोड़ा सा आटा खरीद कर घर लौट आती है। पता नहीं बुआ जी अपने आप को क्या समझती हैं। जब देखो मेरे परिवार का अपमान करने के लिए आ जाती है। मेरा बस चले तो मैं उनसे सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर लूं। ये सब सोचते हुए मीना गुस्से में घर आती है और अपने साथ लाए आटे से कुछ रोटियां बनाती है। परिवार के सभी लोग जमीन पर बैठकर सूखी रोटी के साथ अचार खा रहे थे। बबलू भूख की वजह से रोटी को जल्दी जल्दी निगल रहा था। ये देखकर रघुनाथ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितने लाचार है हम लोग, अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते। सभी जैसे तैसे अचार रोटी खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन विवेक सुबह 6 बजे उठ जाता है और अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर दबे पांव रिक्शा लेकर निकल जाता है। वो पूरे दिन पसीने से भीगकर रिक्शा चलाता है। कभी भारी सामान ढोता है, कभी सवारियों को बैठाता है। शाम ढलते ढलते वो 100 रुपए कमा लेता है। अरे चलो, आज कम से कम 100 रुपए की कमाई तो हुई। आज हम सब भरपेट खाना खाएंगे। शाम को विवेक पैसे लेकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर आज एक छोटी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पन्नी थी जिसमें 10 रुपए की आइसक्रीम थी। बबलू, ओ बबलू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पापा क्या लाए हो? वाओ, आइसक्रीम! बबलू खुशी से उछलने लगता है और आइसक्रीम खाने लगता है। मीना ये देखती है और तुरंत भड़क जाती है। ये क्या है? आप ये आइसक्रीम क्यों ले आए? आपके पास पैसे कहाँ से आए? अरे मीना, आज मैंने 100 रुपए कमाए हैं। बच्चा कल से गर्मी से बहुत परेशान था ना, इसलिए मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम ले ली इसके लिए। आप पागल हो गए क्या? घर में रात के खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है और आप 10 रुपए बर्बाद कराए। इन 10 रुपयों का नमक या तेल आ जाता। मीना विवेक पर गुस्सा कर रही थी, तभी बुआ जी अपने बेटे मनीष के साथ घर के अंदर आती हैं। लता की नजर सीधे बबलू के हाथ में पकड़ी आइसक्रीम पर जाती है। वाह, क्या बात है! घर में तो जैसे नोटों की बारिश हो रही है। काफी पैसे कमाए जा रहे हैं। कल तो मीना 30 रुपए का रोना रो रही थी और आज नवाबजादे को आइसक्रीम खिलाई जा रही है। नहीं लता, ऐसी बात नहीं है। आज इसने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली थी तो बच्चे का मन रखने के लिए। आओ बैठो ना। अब मुझे तुम्हारी ये फालतू की बातें नहीं सुननी है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं अपना रिक्शा वापस लेने आई हूँ। लाओ रिक्शे की चाबी। बुआ जी, आप रिक्शा क्यों ले जा रही हैं? मैं तो आपको हर महीने पैसे देता हूँ ना। ओए, कौन से पैसे दे रहा है तू? जब से ये गर्मी बढ़ी है तूने आधा किराया ही दिया है हमें रिक्शा देकर। आखिर मिल ही क्या रहा है? हम इस रिक्शे को किसी दूसरे को किराए पर चढ़ा देंगे तो कम से कम हमें हमारी पूरी कमाई तो मिलेगी। तुम जैसों को रिक्शा देना ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। लता, ऐसा मत करो। ये रिक्शा ही हमारे जीने का इकलौता सहारा। अगर ये छिन गया तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। भगवान के लिए रहम करो। माफी वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। उस दिन भरे बाजार तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना मीना, भुगतो। मनीष रिक्शे को लेकर चला जाता है। लता भी घमंड से मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उर्मिला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मीना पत्थर की तरह खड़ी ये सब देखती रहती है। हे भगवान, उस दिन मुझे बुआ जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? ये सब सोचकर मीना रोने लगती है। रिक्शा छिन जाने के बाद अगले दिन विवेक बिना कुछ खाए पिए सुबह से पागलों की तरह काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला था। धूप में काफी देर भटकने के बाद आखिर में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। मालिक, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं हर काम कर लूंगा। मेरे घर में बच्चा भूखा है। ओ, तो बहुत दुबला पतला है रे। ये ईंट और लोहे के रॉड उठाने का काम कर पाएगा? चल जाकर वो लोहे के रॉड ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। जी मालिक,
मैं अभी करता हूँ। विवेक अपने कंधे पर भारी लोहे की रॉड उठाता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है। धूप सीधे उसके सिर पर पड़ रही थी। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था। वो पहली मंजिल तक पहुंचता है तभी गर्मी और प्यास और कमजोरी की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। पानी, चक्कर आ रहा है मुझे। जिससे विवेक का बैलेंस बिगड़ता है। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके कंधे पर रखे भारी लोहे के रॉड उसके ऊपर गिर जाते हैं। एक रॉड सीधा उसके हाथ पर जोर से गिरता है। मेरा हाथ! उसकी चीख सुनकर बाकी मजदूर दौड़ कर आते हैं। वो रॉड हटाते हैं। विवेक का हाथ खून से लथपथ हो गया था और हाथ की हड्डी टूट गई थी। मजदूर उसे तुरंत उठाकर पास के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। शाम को मजदूर विवेक को उसके घर छोड़ने आते हैं। अरे घर पर कोई है? बाहर निकलो, विवेक को चोट लगी है। विवेक के दाहिने हाथ पर मोटा प्लास्टर और पट्टियां बंधी हुई थी। वो दर्द से करहा रहा था। उसे इस हालत में देखकर मीना और उर्मिला दौड़कर बाहर आती हैं। हे भगवान, विवेक तुझे ये चोट कैसे लगी? अरे माई, तुम्हारे बेटे को चिलचिलाली धूप में काम करते हुए चक्कर आ गया था। रॉड गिर गया इसके ऊपर, हाथ की हड्डी टूट गई है। सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवा दी है। अब ये कुछ महीनों तक कोई भारी काम नहीं कर पाएगा। इतना कहकर रामू बाकी मजदूरों के साथ वहां से चला जाता है। घर में चारों तरफ घुप अंधेरा था क्योंकि बिजली का बिल ना भरने के कारण बिजली कट चुकी थी। गर्मी और उमस की वजह से कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर में खाने का एक दाना नहीं था। बहू, मीना, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। पेट में आग लगी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं बहू। इतना कहते ही उर्मिला जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। माँ जी, माँ जी, आंखें खोलिए। मीना उर्मिला पर पानी की छींटे मारती है लेकिन उर्मिला को होश नहीं आता, जिसे देखकर मीना रोने लगती है। फिर वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जाती है। क्या है मीना, इतनी रात को? चाची, मेरे घर में सब हो गया। मेरी सास बेहोश हो गई है। पति का हाथ टूट गया। मुझे बस थोड़ा सा चावल दे दीजिए। मीना की हालत देखकर बिंदु को उस पर दया आ जाती है और वो मीना को चावल और थोड़ी दाल दे देती है। मीना घर जाकर दाल चावल बनाती है। सभी दाल चावल खाते हैं। विवेक गर्मी और दर्द से परेशान होकर रो रहा था। मीना हाथ पंखे से उसे हवा करती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना लाचार क्यों कर दिया? मैं कैसा पति हूँ, कैसा पिता हूँ। मेरे परिवार को आज दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। मीना, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम सबको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बुरा वक्त है, कट जाएगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। हमारा घर अच्छे से चलेगा। मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगी। आप बस अपने हाथ को आराम दीजिए। मीना विवेक को समझाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन मीना काम की तलाश में कई लोगों के घर पर जाती है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से उसका चेहरा लाल हो गया था। कई जगह से मना होने के बाद वो एक बड़े बंगले के सामने पहुंचती है। बंगले की मालकिन बाहर ही खड़ी थी। मेम साहब, मुझे कुछ काम की बहुत जरूरत है। मैं घर का सारा झाड़ू पोछा कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी और बस मुझे काम दे दीजिए। घर का काम तो ठीक है, पर मुझे अभी एक बेबी सिटर की ज्यादा जरूरत है जो मेरे बच्चे के साथ खेल सके और उसका ध्यान रख सके। कर पाएगी तू? जी मेम साहब, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। मेरा खुद का एक 7 साल का बच्चा है। मैं बच्चों को बहुत प्यार से संभालती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, पर मेरा बच्चा थोड़ा जिद्दी है। और हाँ, अगर घर की साफ सफाई भी करेगी तो मैं तुझे पैसे बढ़ा कर दे दूंगी। जी जी मेम साहब, मैं दोनों काम अच्छे से कर लूंगी। ऐसी बात है तो चल, आज से अपना काम शुरू कर ले। मीना मालकिन के साथ बंगले के अंदर जाती है। मीना जाने के साथ ही काम शुरू करती है। वो हॉल में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही होती कि तभी मालकिन का अमीर बच्चा बिट्टू जानबूझकर वहां गंदे जूतों से कूदने लगता है। अरे बेटा, साइड हो जाओ, मैंने अभी पोछा लगाया है, गंदा हो जाएगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मालकिन का बेटा नहीं होता तो इसे अच्छे से डांट लगाती। इतनी मेहनत से सफाई की थी। नहीं हटूंगा, तू नौकरानी है, तेरा काम है घर साफ करना। इतना कहकर बिट्टू रोने और चिल्लाने का नाटक करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मालकिन दौड़ कर आती है। ये क्या तरीका है? तूने मेरे बेटे को रुला दिया। मम्मी, आंटी ने मुझे डांटा। मीना, झाड़ू पोछा छोड़, बाजार जाकर सब्जियां लिया। सब्जियां खत्म हो गई है फ्रिज में। मम्मी, मैं भी जाऊंगा आंटी के साथ, मुझे भी बाजार घूमना है। मीना, बिट्टू को भी अपने साथ ले जा, लेकिन उसका ध्यान रखना। मीना बिट्टू को अपने साथ बाजार लेकर जाती है। बाजार से सब्जी खरीदने के बाद जब दोनों लौट रहे थे तब बिट्टू का ध्यान पानीपुरी वाले की तरफ जाता है। बाजार में एक पानीपुरी का ठेला खड़ा था जिस पर बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। आंटी, मुझे पानीपुरी खाना है, मुझे वो पानीपुरी खिलाओ।
नहीं बिट्टू, बाहर की पानी पूरी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। देखो कितनी मक्खियां बैठ रही हैं और मसाला भी खुला हुआ है। ये पानी पूरी खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, मैं तुम्हें घर में एकदम साफ और स्वादिष्ट पानी पूरी बना कर खिलाऊंगी। अगर तुमने मुझे पानी पूरी नहीं खिलाई तो मैं मम्मी को बोल दूंगा कि तुमने मुझे रुलाया। अरे बेटा, बाहर की पानी पूरी से तबीयत खराब हो जाएगी। चलो, मैं घर में ठंडी ठंडी पानी पूरी बनाती हूँ। मीना बिट्टू को लेकर उसके घर आ जाती है। मेम साहब, बिट्टू बाबा पानी पूरी खाने की जिद कर रहे हैं। मैं क्या करूं, घर पर पानी पूरी बना दूं? हाँ, अगर बिट्टू का पानी पूरी खाने का मन है तो बना दे, और थोड़ा ज्यादा ही बनाना, हम लोग भी खाएंगे। जी ठीक है मालकिन, मैं जाकर अभी पानी पूरी बनाती हूँ। मीना रसोई में जाकर पानी पूरी की तैयारी शुरू करती है। वो बड़े से परात में आटा निकाल कर उसमें सूजी मिलाती है। सूजी में थोड़ा आटा मिलाकर बढ़िया कड़क पूरियां बेलती हूँ। आलू और चने भी उबाल दिए हैं। आटा तैयार कर लेने के बाद मीना आलू को मैश करती है और उसमें उबले हुए चने, बारीक कटा प्याज और धनिया डालकर मिलाती है। फिर ऊपर से उसमें लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और नींबू का रस डालकर हाथों से अच्छी तरह मिला लेती है। पानी पूरी का आलू तो तैयार हो गया है। काम करती हूँ, पानी पूरी का चटपटा ठंडा पानी तैयार कर लेती हूँ। मीना मिक्सी में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम बारीक पीस लेती है। फिर वो एक बर्तन में फ्रिज का ठंडा पानी निकाल कर डालती है। फिर वो उसमें पिसी हुई चटनी, इमली का पल्प, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, हींग और जलजीरा डालकर बिल्कुल चटपटा पानी तैयार करती है। पानी पूरी बनाने के बाद, बिट्टू बाबा पानी पूरी तैयार हो गई है, आप खा लीजिए। मैंने बर्फ डालकर बहुत ठंडा पानी बनाया है। मैं ऐसे पानी पूरी नहीं खाऊंगा। मैंने बाजार में देखा था कि एक भालू के कपड़े पहनकर आदमी पानी पूरी खिला रहा था। तुम भी वो बाहर रख के भालू के कपड़े पहनो और मुझे खिलाओ, तभी मैं खाऊंगा। ये क्या बात हुई बेटा, मैं कपड़े पहनकर कैसे खिलाऊंगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहन लो ना मीना, बच्चे की जिद है, पूरी कर दो। बच्चों को खुश रखना ही तुम्हारा काम है। मीना को मजबूरी में भालू की भारी कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है। गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो भालू की पोशाक पहनकर बिट्टू को पानी पूरी खिलाने लगती है। तभी बिट्टू के कुछ और दोस्त आ जाते हैं। वो मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई भालू के कान खींचता है तो कोई उसकी पूंछ खींचता है। देखो देखो हमारा भालू पानी पूरी खिला रहा है। मीना को उस कॉस्ट्यूम के अंदर बहुत पसीना आ रहा था और घुटन भी हो रही थी। जब काम खत्म होता है तो उसकी मालकिन उसे 1000 का नोट देती है। ये ले तेरे आज के 1000 रुपए। तूने बच्चों का बहुत अच्छा मनोरंजन किया और काफी सारी पानी पूरी बच गई है, तो उसे अपने घर ले जा। मीना पानी पूरी लेकर भारी कदमों से अपने घर लौटती है। वो घर पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगती है। मीना को रोते देखकर उर्मिला उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ जी, आज मुझे 1000 रुपए तो मिले, लेकिन इसके लिए मुझे अपना आत्मसम्मान कितना गिराना पड़ा ये मैं ही जानती हूँ। अमीर लोग तो हम गरीबों को इंसान ही नहीं समझते। उन्होंने मेरा मजाक बना कर रख दिया, मुझे भालू की पोशाक पहनाकर बेइज्जत किया। शांत हो जा बहू, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन तू देखना ये दिन भी कट जाएंगे। उर्मिला मीना को ज्यादा कुछ समझाती नहीं है, लेकिन भूख की वजह से उर्मिला के पेट से आवाज आने लगती है। तभी मीना, माँ जी आपको भूख लगी है ना, आप ये पानी पूरी खा लीजिए। काफी सारी पानी पूरी बच गई थी तो मालकिन ने मुझे दे दी। मीना सबको पानी पूरी परोसती और सब पानी पूरी खाते। मीना के हाथ की चटपटे ठंडे पानी पूरी खाकर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बहू, ये पानी पूरी तो बहुत ही लाजवाब है। इतनी कुरकुरी और इसका पानी आहा हा हा, एकदम ठंडा और मसालेदार। तू तो बड़ा ही अच्छा पानी पूरी बनाती है। सच में मीना, इतना चटपटा पानी पूरी मैंने आज तक बाजार में नहीं खाया। मीना के हाथ का पानी पूरी खाकर उर्मिला के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। बहू, जब तू इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाती है तो तू अपने ससुर जी के उस पुराने ठेले पर पानी पूरी बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? कब तक दूसरों के घरों में जाकर बेइज्जती सहेगी? अपना काम कर, अपनी इज्जत से रोटी कमा। माँ बिल्कुल सही कह रही है मीना, तुम्हें अपना ही काम शुरू करना चाहिए। माना कि कमाई शुरू में कम होगी, लेकिन कम से कम तुम्हें बेइज्जती तो महसूस नहीं होगी। आप सब सही कह रहे हैं। मेरे पास जो ये 1000 रुपए हैं, मैं इसी से कल पानी पूरी का सामान लेकर आऊंगी। अगली सुबह रघुनाथ हथौड़ी लेकर पुराने ठेले की मरम्मत करके ठेले को साफ कर देते हैं। लो बहू, ठेला तो एकदम चकाचक हो गया। अब तुम इस पर अपना व्यापार शुरू करो, भगवान तुम्हारा साथ देगा। मीना बाजार से सामान ले आती है। वो और उर्मिला मिलकर पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती हैं। उर्मिला आलू और चना उबालने के लिए चढ़ाकर एक परात में आटा और सूजी मिलाकर गूंथती हैं। माँ जी, आज मैं पानी पूरी का पानी और भी खास बनाऊंगी। इस भयंकर गर्मी में पुदीने और कच्चे आम की कैरी का पानी डालूंगी और जलजीरा भी मिलाऊंगी। मीना सिलबट्टे पर पुदीना, आम, हरी मिर्च, अदरक पीस कर पेस्ट बनाती है। फिर एक मटके में पानी डालकर उसमें इमली का पल्प, पुदीना, आम का पेस्ट मिलाती है। फिर काला नमक, जीरा पाउडर, हींग और जलजीरा डालकर पानी तैयार करती है। पानी को ठंडा करने के लिए मीना पड़ोस से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लाकर मसालेदार पानी में डालती है।
इस भयंकर गर्मी में जब लोगों के गले सूखेंगे तो ये ठंडा ठंडा चटपटा पानी उन्हें जन्नत का मजा देगा माँ जी। मीना अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचती है और एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और वो जोर जोर से आवाज लगाती है, आइए आइए गर्मी भगाइए, ठंडे ठंडे चटपटे और करारे पानी पूरी खाइए, बर्फ वाला तीखा पानी। मजदूर और गांव के लोग जो खेत से लौट रहे होते हैं वो मीना की आवाज सुनकर ठेले के पास आते हैं। बहन जी, आपने नया ठेला लगाया है क्या? लाओ एक पत्ता हमें भी चखाओ, गर्मी से गला सूख रहा है। मीना विकास को पुदीने और बर्फ वाले ठंडे पानी की पानी पूरी देती है। अरे वाह बहन जी, क्या स्वाद है, एकदम ठंडा और मुंह में पानी लाने वाला है। विकास मीना की ठंडी ठंडी चटपटी पानी पूरी खाकर खुश हो जाता है। तभी कुछ औरतें भी वहां से गुजरती हैं। विकास को मजे से पानी पूरी खाता देख उन्हें भी लालच आता है। अरे वाह मीना, सच में तेरी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है, कल मैं अपनी सहेलियों को भी लाऊंगी। मीना की चटपटी पानी पूरी सभी को पसंद आती है। जो भी एक बार खाता है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। पहले ही दिन मीना की सारी पानी पूरी बिक जाती है और वो शाम को 400 से 500 रुपए कमाकर खुशी खुशी घर लौटती है। पानी पूरी बेचकर मीना ने अपने घर के हालात सुधार लिए थे। अब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता था। आपने सही कहा था माँ जी, लोगों को मेरी चटपटी ठंडी ठंडी पानी पूरी बहुत पसंद आई। अब मैं इज्जत से अपने पैसे कमाऊंगी और पानी पूरी बेचूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मीना का ठेला बहुत अच्छी तरह चलने लगा था। लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब वो आम पुदीने के पानी के साथ जलजीरा और काला खट्टा चटपटा पानी भी रखने लगी थी। एक दिन मीना पानी पूरी बेच रही थी, तब 2 कॉलेज स्टूडेंट उसके पास आती हैं। आहा मीना दीदी, क्या बात है, इस भयंकर गर्मी में आपके हाथों के ठंडे ठंडे और चटपटे पानी पूरी खाकर तो जैसे आत्मा तृप्त हो जाती है। मजा आ गया पानी पूरी खाकर। आहा, सच में दीदी आपका पानी पूरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतना तीखा, इतना ठंडा, एकदम दिमाग ठंडा हो गया। एक काम कीजिए, मुझे 20 रुपए की और पानी पूरी दे दीजिए। लीजिए बहन जी, खाइए, गर्मी बहुत है। ये पुदीने और बर्फ वाला पानी पेट को एकदम ठंडा रखेगा। आखिर आप अपने इस चटपटे पानी में ऐसा क्या मिलाती हैं दीदी? हमारे गांव में ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू कर दिया आपने। इसमें कोई जादू नहीं है बहन जी, बस कुछ मसाले हैं और बहुत सारा संघर्ष है। इतना कहकर मीना अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। मीना की दुकान पर भीड़ देखकर उसकी पड़ोस की औरतें कानाफूसी करने लगती हैं। हे भगवान, मेरी दुकान को ऐसे ही चलाना, मेरी दुकान को हर बुरी नजर से दूर रखना। मीना अपनी दुकान को बुरी नजर से बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी दुकान को तो नजर लग चुकी थी। लता और मनीष मीना की दुकान पर भीड़ देखकर जल रहे थे। देखा तूने, ये भिखारन आज हमसे भी ज्यादा पैसे कमाने के सपने देख रही है। इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सामने ठेला लगाए। मुझे तो लगता है कि ये पानी पूरी बेचकर हमसे भी अमीर हो जाएगी। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। चिंता मत करो माँ, कल मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगा कि कोई इसकी दुकान पर भटकेगा भी नहीं। अगले दिन जब मीना ठेला लगाती है और गाँव वाले खाना खाते हैं तो लता और मनीष वहाँ पहुँच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बहन, तुम लोग ये मीना की पानी पूरी तो बड़े चाव से खा रहे हो, पर तुम्हें पता है पानी लाती कहाँ से है? कहाँ से लाती है? अरे वो जो गांव के बाहर पुराना कुआं है ना, जहाँ कोई नहीं आता, ये वहीं से गंदा पानी लाती है। और तो और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस कुएं में एक मरा हुआ चूहा तैर रहा था। ये उसी मरे हुए चूहे का पानी तुम सबको पिला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। मैं तो साफ पानी में अपना पानी पूरी का पानी बनाती हूँ। मीना की बात का कोई यकीन नहीं करता। लता का ये झूठ पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। अगले दिन गर्मी से परेशान मीना अपने ठेले पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसके ठेले के पास नहीं आ रहा था। जो लोग उधर से गुजरते हैं वो मुंह मोड़कर चले जाते हैं। भैया जी, आज पानी पूरी नहीं खाएंगे, एकदम ठंडा पानी है। हे, दूर हट, हमें बीमार करना चाहती है क्या? मरे हुए चूहे का पानी पिलाती है और ऊपर से पूछती है आज के बाद अपना ठेला यहाँ मत लगाना। मीना फूट फूट कर रोने लगती है। वो सारा सामान लेकर उदास मन से घर लौट आती है। मीना घर पर हताश बैठी थी क्योंकि आज उसकी एक भी कमाई नहीं हुई थी। माँ जी, बुआ जी ने मेरे बारे में कितनी गंदी बातें फैला दी है। अब गाँव में कोई मेरे हाथ से पानी पूरी नहीं खाएगा। हमारा तो काम ही ठप हो गया। मीना, हार मत मानो। अगर गांव के लोग नहीं खाते तो हम उन्हें नहीं खिलाएंगे। तुम ऐसा करो, अपना ठेला गांव के बाहर हाईवे पर लगाओ। वहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, नए नए लोग आते हैं, उन्हें तुम्हारे स्वाद का पता चलेगा। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, तो फिर से शुरुआत कर। अगले दिन मीना हाईवे किनारे अपना ठेला लेकर खड़ी हो जाती है। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। मीना पसीने से भीगी हुई थी। उसने ठेले पर आज अलग अलग तरह के पानी रखे थे। पुदीना, कच्चा आम, खट्टा मीठा और जलजीरा। सब में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। मीना उदास बैठी थी। पास ही में कुछ कबूतर दाना चुग रहे थे। मीना अपना समय काटने और मन बहलाने के लिए उन कबूतर को देखने लगती है। क्या रे कबूतरों, तुम ही लोग खा लो मेरी पानी पूरी, कोई तो आ नहीं रहा।
वो जो सबसे मोटा है ना, उसका नाम बबली है। जो फुदक रहा है वो चिंटू है और वो जो लड़ रहे हैं वो पीकू और मिंटू हैं। मेरी किस्मत भी इन कबूतरों की तरह हो गई है। सड़क किनारे दाना ढूंढ रही हूँ। मीना उदास होकर कबूतर से बातें कर रही थी, तभी अचानक हाईवे पर जोरों की आवाज आती है। कुछ दूरी पर एक बड़ा ट्रक पलट जाता है। ट्रक की वजह से पूरा हाईवे ब्लॉक हो जाता है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। भयंकर जाम लग चुका था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियों में बैठे लोग पसीने से तरबतर होकर बाहर निकलने लगते हैं। लोगों के गले सूख रहे थे और आसपास पानी की कोई दुकान नहीं थी। उफ, ये कैसी जानलेवा गर्मी है भाई, और ऊपर से ये जाम। अरे कोई ठंडी चीज मिल जाती तो जान में जान आती। तभी उस आदमी की नजर मीना के ठेले पर पड़ती है। रोहन मीना के ठेले के पास आता है। बहन जी, ये पानी पूरी ताजी तो है ना? जी भैया, एकदम ताजी और करारी, और पानी देखिए एकदम चिल्ड। मेरे पास 4 फ्लेवर हैं, पुदीना, कच्चा आम, जलजीरा और खट्टा मीठा। कौन सा लगाऊं? मुझे वो खट्टा मीठा और जलजीरा वाला दे दो, बहुत प्यास लगी है। मीना फुर्ती से पूरी फोड़ती है, उसमें मसालेदार आलू भरती है और ठंडे जलजीरे वाले पानी में डुबोकर रोहन को देती है। रोहन जैसे ही उसे मुंह में डालता है, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, मजा आ गया भाई। मैंने आज तक इतना बढ़िया ठंडा और स्वादिष्ट पानी पूरी कहीं नहीं खाया। बहन जी, 30 रुपए की और लगा दो। रोहन को मजे से खाते देख जाम में फंसे बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से निकलकर ठेले की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर में मीना के ठेले पर भयंकर भीड़ लग जाती है। मुझे कच्चा आम वाला देना। मीना के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान है। लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे और मीना की तारीफ कर रहे थे। देखते ही देखते मीना का सारा पानी, सारी पूरियां और सारा मसाला खत्म हो जाता है। माफ कीजिएगा भैया, आज का सारा सामान खत्म हो गया। कल मैं और ज्यादा लेकर आऊंगी। बहन जी, अब से तो मैं हर दिन आपके यहाँ पानी पूरी खाने आऊंगा। लोग निराश होते हैं पर अगले दिन आने का वादा करके जाते हैं। मीना अपना खाली ठेला लेकर झोले में ढेरों पैसे भरकर खुशी खुशी घर की ओर दौड़ती है। मीना घर पहुंचती है और अपनी सास उर्मिला के सामने पैसों से भरा झोला पलट देती है। नोट और चिल्लर जमीन पर बिखर जाते हैं। हे मेरे राम, इतने सारे पैसे। माँ जी, हाईवे पर बहुत भीड़ थी, लोगों ने लाइन लगाकर मेरी पानी पूरी खाई है। मेरी मम्मी सबसे अच्छी पानी पूरी बनाती है। मुझे तुम पर गर्व है मीना। ये सब तेरी मेहनत और हिम्मत का फल है मेरी बच्ची। इस दिन के बाद हाईवे पर मीना का ठेला रोज लगने लगा और उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। कुछ दिनों बाद मीना ने अपने कमाए हुए पैसों से विवेक के हाथ का एक बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। इलाज के बाद विवेक का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। मीना, अब मेरा हाथ एकदम ठीक है। अब मैं भी तुम्हारे साथ काम में मदद करूंगा। तुम्हें अब अकेले इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे विवेक भी मीना के साथ ठेले पर काम में मदद करने लगता है। एक ठेले से दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काफी अच्छी कमाई करने लगे और फिर उनकी मेहनत इतनी रंग लाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर उसी हाईवे पर अपनी खुद की एक पक्की ठंडी ठंडी चटपटी पानीपुरी की दुकान खोल लेते हैं। अब मीना और विवेक मिलकर खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते हैं।